देखिए, आज मैं बात करूँगा जो हमारी ज़मीन है जहाँ मैं खेती करता हूँ। देश के किसान ज़मीन में ही खेती करते हैं, यानी कृषि योग्य भूमियों में भी मैं फसल उगाने का काम करता हूँ। और दुर्भाग्य से ये जो जीवांश कार्बन है, ह्यूमस है और CN रेशियो है, इस मिट्टी की जांच होती है। लोग बोलते हैं कि हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा कम हो रही है। कोई बोलता है कि CN रेशियो गड़बड़ा रहा है, ह्यूमस बहुत कम हो गया है। ये तो तय है कि जिस चीज़ को बोला नहीं जाता है, पब्लिक का दिमाग वहाँ से हट जाता है। अभी पिछले 70 सालों से किसान के साथ क्या हो रहा है कि अच्छा बीज बोगे तो अच्छी पैदावार होगी, क्योंकि ये सिस्टम ने बोला। जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है, जो किसानों के लिए काम करने वाला है, जब वो ऐसा बोलता है कि अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी पैदावार होगी। अगर आपने अपनी फसल सुरक्षा कर ली, आपने अपनी फसलों को कीट से, व्याधियों से, खरपतवारों से बचा लिया तो अच्छी पैदावार होगी। अगर आप संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। ये बातें किसान मान लेता है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, अधिकारी हैं, प्रसार के कर्मी हैं। किसान को भरोसा रहता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो हमको सही मान करके वो खेती पिछले 70 साल से कर रहा है। अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि किसान को खेती में घाटा होने लगा। घाटे का मतलब मत लगाना कि देश में पैदावार घटी, देश में पैदावार बढ़ी। आज मैं 325 मिलियन टन से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा कर रहा हूँ, लेकिन किसान की बात आती, जब एक सिंगल किसान की, किसान बेचारा क्या करे? उसने 100 रुपये लगाए थे और 115 रुपये मिले। 6 महीना वेट किया, अपना श्रम जोड़ा नहीं। किसान को तो घाटा हुआ ना। घाटा इसलिए हुआ कि खेती पूर्ण रूप से प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करती है। खेती संपूर्ण रूप से प्रकृति के वैभव पर निर्भर करती है, लेकिन कृषि तकनीकियों ने पिछले 70 सालों में प्रकृति को नज़रअंदाज कर दिया और ये बोला गया कि खेती रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर करती है, खेती कृषि यंत्रों पर निर्भर करती है, खेती पेस्टिसाइड पर निर्भर करती है, ऐसा बोल करके। चलिए, तो मैं देश के उन किसान भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ जो हर साल कोशिश करते हैं कि इस साल मेरी आमदनी बढ़ेगी, इस साल मेरी पैदावार बढ़ेगी, इस साल मैं अपने बच्चों की एक ख्वाहिश पूरी कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि खेती का जो मूल था उसको मैंने छोड़ दिया, वो कॉन्सेप्ट कोई क्लियर करता ही नहीं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ जीवांश कार्बन की। उसको हम कभी ह्यूमस के रूप में जाना करते थे। और CN रेशियो क्या है कि सॉइल में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनसे कार्बन बनता है, फिर उससे न्यूट्रिशन निकलते हैं। अभी बताया गया CN रेशियो के बारे में। देश में जितने भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर पढ़ते हैं उनको पूछा जाए CN रेशियो का क्या मतलब है, तो कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। इस विषय पर मैं थोड़ा आज प्रकाश डालूंगा। तो जो किसान भाई कम लागत की खेती करना चाहते हों, जो अपनी खेती में उबरना चाहते हों, जो खेती में आमदनी बढ़ाना चाहते हों, वो बहुत गंभीर होकर के मेरे विषय को आज के सुनेंगे। चलिए, ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है किसी किसान की। 1 हेक्टेयर ज़मीन का क्षेत्रफल दुनिया जानती है कि 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 स्क्वायर मीटर की मिट्टी, अगर 6 इंच की मिट्टी स्क्रैप कर ली जाए तो उस मिट्टी का वजन 2 कुंटल होता है।
यानी 1 हेक्टेयर जमीन की मिट्टी की 6 इंच की मिट्टी का वजन 20,000 कुंटल होता है। अब इस मिट्टी में अगर 1% 1% जीवांश कार्बन हो अगर 1% इस खेत में जीवांश कार्बन हो तो मतलब हुआ कि 200 कुंटल जीवांश कार्बन है। 200 कुंटल जीवांश कार्बन है। अभी है क्या? अभी देश में औसत जीवांश कार्बन 0.3% है। मतलब 1 हेक्टेयर में 60 कुंटल जीवांश कार्बन है। ये एक शब्द है जीवांश और एक शब्द है कार्बन। मैंने कई बार बोला है, वेद का सूत्र है, जीवै जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। ये जीवांश है, ये कार्बन है। अब एक खेत में 200 कुंटल जीवांश कार्बन है। नियमता अगर परिस्थितियां ठीक होती हैं, खेत की मेड़ है, खेत की मेड़ पर पेड़ है, खेत में टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ता है, हमें क्रॉपिंग फसल बोने का सही से आइडिया है कि मैंने जैसे फसल चक्र का अनुपालन करता हूँ, सहफसली खेती करता हूँ, ऐसे मोनोकल्चर नहीं करता हूँ, केवल गन्ना नहीं बोता हूँ, केवल केला नहीं बोता हूँ, केवल धान नहीं लगाता हूँ, मैं मसूर भी करता हूँ, चना भी करता हूँ, सरसों भी करता हूँ, अलसी भी करता हूँ, गेहूँ भी करता हूँ, गन्ना भी करता हूँ, और जब खरीफ आती है तो धान भी बोता हूँ, ज्वार भी बोता हूँ, बाजरा भी बोता हूँ, तिल भी बोता हूँ, उर्द भी बोता हूँ। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर। कृषि की परिभाषा है कि किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खेती करेगा, फिर उसमें से जो बच जाएगा वो मार्केट में बेचेगा। अभी तो सारे किसान मार्केट में बेचने के लिए बात करते हैं ना, इसीलिए मार्केट में जो मूल्य हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं और कई बार किसान को घाटा हो जाता है। चलिए, इस खेत में मित्र अगर हमारा जीवांश कार्बन 0.3 है, मतलब हुआ 60 कुंटल कार्बन है, और हमारी इस जमीन में नियमता 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए, यानी कि 200 कुंटल होना चाहिए। फसलों का भोजन जो है ना, बेसिकली तो प्रकृति की व्यवस्था बनाती है। जैसे जीवांश है। अब जीवांश क्या है? आप लोग जानते हैं ज़मीन हमारी जिंदा है, और जिंदा का मतलब उसमें बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। केंचुआ रहता है, दीमक रहती है, गुबरैला रहता है, और सांप बिच्छू भी रहते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ढेर सारी संख्या में, डिफरेंट मतलब लाखों प्रकार के स्पीसीज में, और मतलब मिलियंस की संख्या में। 1 ग्राम मिट्टी में कहते हैं कि इतना अमुक मात्रा में, मैं वो नहीं बोलूँगा, बहुत होते हैं, संख्या में डिस्प्यूट है थोड़ा सा। 1 ग्राम सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। करते क्या है? ये जो कार्बन है, जैसे 1 केजी मिट्टी है, 1 केजी मिट्टी का मतलब 1000 ग्राम ये सॉइल है। अगर 1% उसमें वो कार्बन है तो मतलब हुआ 10 ग्राम।
10 ग्राम कार्बन है। अगर सूक्ष्म जीव हैं तो इस 10 ग्राम के, वो सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या है? मिट्टी तो नहीं है। जो कार्बनिक पदार्थ है वही सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है। तो सूक्ष्म जीव इस जो 10 ग्राम कार्बन है उसको सूक्ष्म जीव खाएंगे। ये भूखे तो रह नहीं सकते। इनका निरंतर काम है कि कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करके अपने लायक बना करके तोड़ करके उसमें अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना। इनकी लाइफ कितनी है? 4 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा। अलग अलग प्रकार के जीवाणु की अलग अलग प्रकार की लाइफ है। तो इनकी उम्र बहुत छोटी है। इसको खाते रहते हैं और मरते रहते हैं। जो मर जाते हैं उसी को बोलते हैं जीवांश, जीवों का अंश। अब देखिए आप, मरे हुए जीवाणुओं के अंश को बोलते हैं जीवांश। यही प्रमुख रूप से यही फसलों का भोजन है। अब इस भोजन में क्या है? तो देखिए आप, कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बन है वो किससे बनता है? कार्बनिक पदार्थ से। अब कार्बनिक पदार्थ सॉइल में पड़ा है और उस पर जीवाणु क्रिया करते हैं तो उसको बोलते हैं कार्बन। जब अपघटित होकर के कार्बनिक पदार्थ कुछ समय बाद जीवाणुओं के संपर्क में आता है तो वो कार्बन के फॉर्म में आता है और फिर वही हमारी ज़मीन की ताकत है। तो अब देखिए कि जिस ज़मीन में 0.3 है वहाँ 60 कुंटल कार्बनिक पदार्थ है। तो 60 कुंटल में एक साल में अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी सही है तो 6 कुंटल फसलों के लिए 6 कुंटल न्यूट्रिशन मिलेगा। अब फसलों को अगर कोई किसान 2 क्रॉप लेता है तो भी उसको 6 कुंटल मिलना है। 3 क्रॉप लेता है तब भी उसको 6 कुंटल ही मिलना है। अगर यहाँ पर ये 200 कुंटल होता, 200 कुंटल होता और माइक्रोब्स सही होते तो उसको 20 कुंटल मिलता साल भर में। अब कल्पना करिए आप मित्र, किसान को, चूंकि है क्या, देश में कृषि योग्य भूमियों में 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन है और फसलों का, धान, गेहूं, गन्ने का काम उसने कार्बन से चल नहीं सकता है। इसीलिए किसान को बोला जाता है कि मिट्टी की जांच कराइए तो आपको निकल आएगा कि 0.3% जीवांश कार्बन है। उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा 120 किलो नाइट्रोजन डालिए, 60 किलो फास्फेट डालिए और इतना किलो पोटाश डालिए। अगर कोई गन्ना जैसी फसल ले लेंगे तो कहा जाएगा 180 किलो नाइट्रोजन डालिए और 80 किलो फास्फेट डालिए और 60 किलो पोटाश डालिए। मित्र, समझना का आपको यह है कि अगर मैं एक बार अपनी ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा 1% कर दूं तो जिंदगी भर का ये जो फर्टिलाइजर का रोना था ना, जिंदगी भर के लिए हमको इससे मुक्ति मिल गई। इसी का नाम है प्राकृतिक खेती। तो जीवांश कार्बन हमको बढ़ाना ही बढ़ाना है। इस पर कोई बात ज़्यादा करता नहीं है देश में, ना प्रसार कर्मी, ना वैज्ञानिक रीजन, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन मैं विनोद कुमार सचान बोलता हूँ कि अगर किसी किसान को अपनी लागत घटानी है, अपनी आय बढ़ानी है, तो ये ज़मीन है, ये जो मैंने लिखा है ना 1 हेक्टेयर भूमि, इसको कहते क्या बेसिकली? आप लोग सदियों से इसको माँ की संज्ञा देते आए हो, धरती माँ। अब माँ अगर है तो माँ का परिवेश कैसा होना चाहिए आपको पता है? तो माँ को अगर माँ की तरीके से आप देखेंगे तो माँ कहती है, माँ ने वादा किया है कि बेटा मेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि तू लेते लेते थक जाएगा, मतलब आप थक जाओगे, मैं इतना दे सकती हूँ, लेकिन चूंकि मेरी सामर्थ्य कमज़ोर है तो तू मुझे बहुत कुछ दे रहा है लेकिन मैं रिटर्न नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मजबूरी है। तो अभी तक तो हम यहाँ फंसे। चलिए, तो नंबर 1 तो हुआ कि हमें अपनी ज़मीन में ये जीवांश कार्बन बढ़ाना है। अब है क्या खेल? जो CN रेशियो का है, ये जीवांश कार्बन
और ह्यूमस एक ही चीज़ है। ह्यूमस का मतलब है कि आपकी ज़मीन में माइक्रोब्स हैं, पेस्टिसाइड डाल करके नहीं मारे हैं, आपकी खेतों की मेड़ों पर पेड़ हैं, तो गर्मियों में ये माइक्रोब्स गर्मी के कारण नहीं मरे। जिन किसानों ने खेतों की मेड़ के पेड़ काट दिए और पेस्टिसाइड नहीं भी डाला, तो अप्रैल मई जून की गर्मी में वो मर गए। या किसी किसान के खेतों की मेड़ों पर पेड़ हैं तो गर्मी के कारण नहीं मरे, लेकिन वो पेस्टिसाइड बहुत यूज करता है तो उसकी वजह से भी मर गए। अब अगर जीवाणु मर गए और जमीन में जो जीवाणु थे मर गए और आपके खेत में 60 क्विंटल भी कार्बन है, तो आप ये समझ लीजिए 60 क्विंटल जो कार्बनिक पदार्थ है वो देखने के लिए है, फसलों के किसी काम का नहीं है। तो चलिए अब ये बात आती है CN रेशियो की। तो CN रेशियो क्या है, इसको समझते हैं जरा। अभी तक जो दुनिया ने सुना है, जो कृषि स्नातकों ने पढ़ा है, CN अगर ये किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए, किसी भी किसान से पूछा जाए पढ़े लिखे से, तो यही कहता है कि सर CN रेशियो का मतलब होता है 10:1। अब पूछा जाए 10:1 का मतलब क्या, तो बोला जाएगा 10 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। मैं एक चीज कहता हूं कि किसी भी विषय पर सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुनाने वालों का ऑब्जेक्ट क्या है। ये CN रेशियो जिस जमाने में आया था, जब किसी ने कह दिया था, वही कट पेस्ट होता चला रहा है। 100 साल हो गए। इस CN रेशियो की हकीकत किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, आज हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो अगर उसमें कार्बन, जीवांश कार्बन 0.3% आता है, तो अब किसी से पूछा जाता है कि जब सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है कि भाई इसमें नाइट्रोजन कितना, तो एक फार्मूला है, इसमें हम 225 का गुणा कर देते हैं। पूरे देश में हो रहा है। जब 225 का गुणा करते हैं तो 68 kg मात्रा होती N की। 68 kg किसी भी सॉइल हेल्थ कार्ड में आप देख सकते हो। अब मेरा मतलब ये है कि 0.3% जीवांश कार्बन की दूसरी परिभाषा है कि यहां पर 60 क्विंटल कार्बन है। और अगर CN रेशियो की बात करोगे तो कार्बन की मात्रा कितनी है, 60 क्विंटल। अब जो CN रेशियो 10:1 तो मतलब क्या हुआ, जब 60 क्विंटल यहाँ कार्बन है तो उसका मतलब हुआ कि 60 क्विंटल कार्बन है तो 6 क्विंटल नाइट्रोजन। ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो संभव है नहीं, क्योंकि इससे तो क्रॉप लॉजिंग कर जाएगी। अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी सही है, बात समझते रहना मेरी, किसी खेत में माइक्रोब्स नहीं है तो बात अलग है, तो फिर CN रेशियो को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कार्बन में से नाइट्रोजन निकालने वाला या कार्बन में से न्यूट्रिशन निकालने वाला कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, तो कार्बन आपका यथावत रखा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे घर की गृहिणी अगर चली जाए तो घर में आटा दाल तेल चावल सब कुछ रखा है, बस भोजन तो नहीं बनेगा ना। ठीक यही खेत में, अगर आपके खेत में 60 क्विंटल कार्बन है और माइक्रोब्स नहीं हैं तो ये 6 क्विंटल, ये वैल्यू कहीं से निकल के आने वाली है नहीं। अब मानते हैं कि यहाँ हैं, यहाँ बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, तो CN रेशियो के अनुसार तो यहाँ 6 क्विंटल नाइट्रोजन क्रिएट होनी चाहिए, नहीं हो सकती।
6 कुंटल, बाप रे बाप। अगर ये 200 कुंटल होता, ये वाला फिगर, जैसे मैंने कहा 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए, तो 200 कुंटल अगर होता तो कितना निकलता? 20 कुंटल नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन नहीं है मित्र ना, ये शब्द है न्यूट्रिशन का। तो हम न्यूट्रिशन का कैसे हैं वो जरा आगे चलते हैं। आपको है क्या हकीकत? ये मेरे जो देश के स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम देने के लिए अलग की बात है कि उनको जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ें और भगवान की दया से वो एग्ज़ाम दें और पास हो जाएं और फिर उनकी जॉब लग जाए। लेकिन जब वो जॉब में आ जाते हैं तो अब तो उनकी रियल लाइफ शुरू होती है, चूँकि किसान के पास है और कृषि स्नातक या कृषि परास्नातक का काम है कि फार्मर्स वेलफेयर के लिए काम करना है, प्रकृति के लिए काम करना है और किसान की खुशहाली के लिए काम करना है। तो किसान की खुशहाली का काम तब तक संभव नहीं है जब तक किसी विषय को आप स्वयं के दिमाग से न विचार करके आगे बढ़ा लें या अपने कॉमन सेंस के द्वारा किसी विषय की सत्यता को जब तक आप नहीं जान लेते तब तक ये अंधेले में लठ मारने से तो काम होगा नहीं। ठीक है ना? तो हमें अंधेले में लठ नहीं मारनी। अब देखिए कार्बन क्या चीज़ है। कार्बन का फार्मूला है कि अगर इस 1 हेक्टेयर खेत में मैं मान लो 100 कुंटल शुष्क कार्बनिक पदार्थ मैं 100 कुंटल शुष्क कार्बनिक पदार्थ इस खेत में डालता हूं, तो कुछ समय के बाद, चूंकि ये अभी डिकम्पोज होगा, जब ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में आएगा तो इससे 58%, 58% कार्बन बनेगा। 100 कुंटल कार्बनिक पदार्थ में से हमको कार्बन कितना मिलना है? 58 कुंटल। 58% या 58 कुंटल। अगर ये किलो में है तो 58 किलो, कुंटल में है तो 58 कुंटल। अब साहब प्रश्न आएगा कि ये 100 किलो कार्बनिक पदार्थ था, जब वो सड़ा गला तो 58 किलो क्यों निकला? तो आपको देखिए, जब हम पेड़ लगाते हैं, वनस्पतियां बोते हैं, फसल बोएं, खरपतवार उग जाएं या कोई वृक्ष हो, तो अगर मैं 100 किलो शुष्क पदार्थ, 100 केजी, कोई लकड़ी है, कोई पत्ते हैं, फसलों का कोई भी अवशेष है, 100 केजी जो शुष्क पदार्थ किसी फसल का बना है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन था? तो आपने सुना है कि पौधा 95% किसी भी शुष्क पदार्थ के निर्माण में 95% क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितना? 95%। और 5% में क्या होता है? 5% में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, बोरोन। यानी जो 14 एलिमेंट हैं वो 5% हैं, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 95% है। तो ये 100 kg हो गया। अगर इस कार्बन को हम बर्न करते हैं, इस कार्बनिक पदार्थ को कार्बन के रूप में जलाते हैं भट्ठी में, तो क्या होता है कि इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाती है, केवल कार्बन बचता है। कितना? 46%। एक्चुअल ड्राई वेट कार्बन बचेगा इसमें 46%। लेकिन ये 46% खाली नहीं रह सकता। 10% तो नमी किसी भी कार्बनिक पदार्थ में होगी। तो ये जो 58% निकला ना, वो है क्या कि चूंकि ये तो भट्ठी में बर्न हुआ। जब भट्ठी में बर्न नहीं होता,
खेत में नेचुरली प्रकृति की व्यवस्था से टूटता है तो ये 58% निकलता है, यानी 100 किलो का 58 किलो निकलेगा। अब 58 किलो ये जो कार्बन है 58 kg, समझना 58 kg जो कार्बन है कार्बन सी, किसी ने कहा कि कार्बन कार्बन और N मीन्स 10:1, तो 58 kg कार्बन में नियमता 5.8 kg N निकलनी चाहिए थी, लेकिन कैसे निकलेगी मित्र? 100 kg कार्बनिक पदार्थ जब बना है तो मैंने बोला कि 95% तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था, 5% में कार्बन, अरे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक सब कुछ था। तो जो 5% था, इस 100 में 5%, समझिए बात को, तो ये 5% में 5.8 कहाँ से आया? दूसरा तो ये तो बर्न हो चुका कार्बन है, तो इस कार्बन में तो केवल वो बचा 2.7 kg। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सारे मिला के कितने? 2.25 किलो। और भाई लोग कह देते हैं कि CN रेशियो माने है कि कार्बन का 10 हिस्सा और नाइट्रोजन का 1 हिस्सा। कहाँ से आ रही है कार्बन? हमें नाइट्रोजन बताए ना कोई। चलिए, चूंकि ये मुद्दा किसानों का है, मैं किसानों से क्या कहता हूं कि आपको इसमें नहीं उलझना, ये पढ़े लिखे लोगों का विषय है। हमको तो इतना देखना है कि हमको अपनी जमीन में ह्यूमस की मात्रा या जीवांश कार्बन की मात्रा 200 किलो करनी है। तो अभी आपके खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 मतलब 60 कुंटल है, और 1% का मतलब होता है 200 किलो होना चाहिए, 200 कुंटल होना चाहिए, और है 60, तो यानी कि 140 कुंटल का लॉस है। अब हमको ये योजना बनानी है कि चूंकि 1 साल में तो ये क्रिया होने वाली है नहीं, कि कोई कहे कि 1% आप जीवांश कार्बन करने के लिए क्या करें, तो बोले इतना ये डाल दो तो हो जाएगा ना। मित्र, ये 1 साल में संभव भी नहीं है, आपके लिए भी संभव नहीं है, और नेचर के लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि नेचर का जो वर्क है ना, वो एक सिस्टम से वर्क है। ये नेचर कोई मशीन नहीं है कि इधर से जो है रॉ मटेरियल डाला उधर से निकल गया। नेचर का भी एक प्रिंसिपल है, नेचर अपने उस प्रिंसिपल पर काम करती है। अब नेचर का प्रिंसिपल क्या है? नेचर का प्रिंसिपल आगे बताते हैं आपको। देखिए, 100 कुंटल 140 कुंटल आपको कम है आपके खेत में, क्या? कार्बन होना चाहिए 200 कुंटल, है 60 कुंटल। अब 60 कुंटल है और 200 कुंटल होना चाहिए, तो 140 कुंटल कम है। अब हमको 140 कुंटल जीवांश कार्बन बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? मैंने बोला कि 100 किलो में 100 किलो कार्बनिक पदार्थ, चूंकि आप क्या देंगे? आप कार्बनिक पदार्थ ही देंगे। आप देंगे फसलों के अवशेष देंगे, पशुओं का मलमूत्र देंगे। अगर फसलों का अवशेष सूखा होगा तो उसमें 10% मॉइस्चर होगा, अगर गोबर की खाद होगी तो उसमें 40% मॉइस्चर होगा, और हम ये गणना करेंगे शुष्क में। तो हमको ये 140 कुंटल क्या चाहिए? जीवांश कार्बन चाहिए। और हम दे क्या रहे हैं? हमको देना है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, जैसा कि मैंने पहले बताया, कार्बनिक पदार्थ में जीवांश कार्बन 58% होता है। तो क्या करेंगे? हमको 140 चाहिए, तो 140 में गुणा कर देंगे हम 1.72 का। 1.72 का इसलिए करेंगे क्योंकि 58% निकालना है। तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू जो आएगी, जो भी आएगी,
उतना शुष्क पदार्थ जब आप देंगे तब आपको 140 कुंटल जीवांश कार्बन मिलेगा। अब अगर ये शुष्क पदार्थ देंगे तो सिंपल 140 में 1.7 का गुणा 72 का गुणा करके जो वैल्यू आएगी। अगर गोबर की खाद है तो 140 गुणा 1.72 गुणा 130 क्यों बटे 100, क्योंकि गोबर में ऑलरेडी 30% एक्सेस मॉइस्चर रहेगा। तो हम गुणा ऐसे करेंगे। अब ये कितना आया बेटा बोलो। अब ये आया 313। हमको यानी 1 हेक्टेयर ज़मीन में 313 कुंटल गोबर की खाद देनी है। अब मैंने जो है नेचर का नियम, अगर 313 कुंटल आप एक ही साल में डालाओगे ना तो वो धरती पर बोझ बढ़ जाएगा, वो इतना पचा नहीं पाएगी और ना इतना एक साथ। जैसे हम लोगों की आदत है ना यार, हम लोगों को अगर भूख लगी हो और एक टाइम खाना ना मिले, एक टाइम में मैं 4 रोटी खाता हूँ, 2 टाइम में 8 रोटी खाता हूँ, एक टाइम मैंने खाना नहीं खाया। अब कोई कहे कि शाम को तुम 8 रोटी खा लेना, ये संभव नहीं है। एक टाइम नहीं खाया था तो चलो ठीक है, 4 की बजाय शाम को 5 खाएंगे, बहुत कोशिश करेंगे तो 6 खाएंगे, 8 तो नहीं खा सकते। तो ये जो आपको 313 कुंटल देना है, इसको आप प्लान बनाएंगे कि मैं कै साल में पूरा करूँगा। किसी ने कहा साहब 3 साल में, तो कोई बात नहीं, 100 कुंटल प्रतिवर्ष दीजिए। किसी ने कहा 2 साल में, तो कोई बात नहीं, 155 कुंटल प्रतिवर्ष दीजिए। किसी ने कहा नहीं साहब मेरे पास नहीं, 4 साल में, तो कोई बात नहीं, आप 80 कुंटल दीजिए। ये ध्यान रखिए मित्र, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमको अपने खेत में निरंतर, चूँकि खेती निरंतर है और हमें अपने आने वाले बच्चों की भी फिक्र करनी है। अपनी फिक्र करते करते मर के नहीं चले जाना, बच्चों की फिक्र हमको होनी चाहिए। तो चलिए, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि किसान जागरूक हो और उसको कोई लागत ना लगे, वो बिल्कुल मुक्त हो जाए और बिंदास खेती करे। ना केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हो, ना फंजीसाइड की ज़रूरत हो, ना वीडीसाइड की ज़रूरत हो, ना इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत हो। क्या करना है? मैं तो देखिए, मैं 4 बातें लिख रहा हूँ। जन कहते हैं जन हानि, जन माने होता है मनुष्य, यही किसान है। किसान कोई अलग कोई जाति नहीं है, किसान मनुष्य ही किसान है। हमको क्या मैनेज करना है? देखिए 4 चीज़ें, जमीन, जल, जंगल, जानवर। जमीन, जल, जंगल, जानवर। खेती का मतलब यही है। खेती का मतलब धान लगा के पैदा करना, गन्ना बोना केवल नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि मेरे खेत में जल कितना है। बरसात, जल का मतलब बारिश ज़्यादा हो, जल का मतलब जलाशय ज़्यादा हो, जल का मतलब भूगर्भ जल स्तर ऊपर हो। तो क्या होगा? जब वर्षा ज़्यादा होगी, सतही जल ज़्यादा होगा, भूगर्भ जल 40 फुट पर होगा, तो मैं दावा करता हूँ आपको सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कैपिलरी सिस्टम से, ओस्मोसिस प्रोसेस से जल की प्यास खुद, जो भूगर्भ जल है ना, वो बुझा देता है। आपको 60 साल पहले चना मटर मसूर में पानी क्यों नहीं लगाना पड़ता था? क्योंकि वाटर लेवल मेरा ऊपर था, सॉइल में ह्यूमस ऑर्गेनिक कार्बन भी ज़्यादा था, तो कुछ तो पानी कार्बन रोक के रखता था और फिर नीचे कैपिलरी सिस्टम से जब पानी ऊपर को आता था तो जड़ों को टच करते हुए आता था, जड़ों की प्यास बुझ जाती थी। तो जमीन में क्या करना है? मैंने यहाँ बोला जीवांश कार्बन बढ़ाना है। जीवांश कार्बन, जैसे ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तो ध्यान रखिए, रासायनिक उर्वरकों से पीछा छूट जाएगा। लोग चाहते हैं, इस पर चर्चा कोई क्यों नहीं करता? इसलिए क्योंकि रासायनिक उर्वरकों की मार्केट निरंतर बनी रहे और कारोबार लोगों का चले। आपका चौपट हो जाए, लोगों का कारोबार चले। दूसरा, आपके खेत में जो बीमारी लगती हैं, तो आप बता दूं आपको, 70% से लेके 80% तक जो बीमारी हैं फसलों में,
वो सॉइल में पाए जाने वाले नेगेटिव पैथोजन के कारण होती हैं। अब अगर हमने इसमें जीवामृत डाल दिया, जंगल की मिट्टी, आज बात वो नहीं कर रहा हूँ, जीवामृत सारा किसान सुन रहा है, मैंने बहुत सारी वीडियो है। अगर जंगल की मिट्टी में पाए जाने वाले बेनिफिशियल माइक्रोब्स ला करके मैंने सॉइल में इनाकुलेट कर दिए, तो वो जंगल की मिट्टी में पाए जाने वाले बेनिफिशियल माइक्रोब्स आपके खेत में क्या करेंगे, आपकी मिट्टी में पड़े हुए नेगेटिव पैथोजन को वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे और सॉइल बोर्न बीमारी नहीं लगेगी। यानी कि 70 to 80% बीमारियों से आपकी फसल को मुक्ति मिल जाएगी। अगला क्या है, जंगल। हमारी फसल में कीट लगते हैं तो आप कीटनाशक रसायन डालते हैं। क्यों डालने पड़ते हैं? कभी ऐसे सोचो कि कीट लगते क्यों हैं? जंगल में कीड़ा क्यों नहीं लगता? या आज के 70 साल पहले मेरे खेतों में कीड़ा क्यों नहीं लगता था? और लगता था तो इतना नॉन सिग्निफिकेंट लगता था कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। आज तो इतना ज़्यादा लगता है कि अगर उसका कंट्रोल ना करें तो 50% ह्रास हो जाएगा। तो मैं दवा डालता रहता हूँ, ज़मीन को ख़राब करता रहता हूँ, अपनी बायोडाइवर्सिटी को ख़राब करता रहता हूँ और खुद वो भोजन खा के मैं खुद अस्पताल चला जाता हूँ। ये कौन सी खेती है? खेती हंसने के लिए करते थे, मुस्कुराने के लिए करते थे, हम संपन्न बने रहें, हमें लाभ हो इसके लिए करते थे। लेकिन आज की खेती का जो परिवेश है, हमको नुकसान भी हो रहा है, मैं बीमार भी हो रहा हूँ, मेरी सॉइल भी बीमार हो रही है, मेरी बायोडाइवर्सिटी बीमार हो गई है। किसान मर जाएगा, ज़मीन मर जाएगी, बायोडाइवर्सिटी मर जाएगी, बचेगा कौन यहाँ? तो चलिए, तो कीट इसलिए लगता है मित्र क्योंकि आपके खेत की बायोडाइवर्सिटी बहुत वीक है। तो मैंने बोला जंगल लगाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी ठीक हो जाएगी। खेत की मेड़ पर जंगल जैसी हो जाएगा तो नाना प्रकार की चिड़ियाँ आएंगी, इंसेक्ट को मैनेज कर लेंगी, इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। अब एक जानवर है, पालतू जानवर, खरपतवार वीडिसाइड आप क्यों डालते हैं? किसी ज़माने में यही खरपतवार जो हमें चना में, मटर में, मसूर में जो उगते थे, लोग क्या करते थे, उखाड़ते थे। श्रम शक्ति बहुत थी, उखाड़ के लाते थे, 2 बोझ 4 बोझ जिसके पास जितने जानवर थे, और उनको साफ कुट्टी से काट करके चारा खिलाते थे। पशु दूध देता था और वो खरपतवार जब गोबर के रूप में आते थे, खेत में लौटते थे, तो ह्यूमस की मात्रा 200 कुंटल बनी रहती थी। अभी हुआ क्या है, यूरिया डीएपी, यूरिया डीएपी, यूरिया डीएपी, 50 साल हो गए, मेड़ें कट गई। जो कुछ ह्यूमस होता है वो वर्षा में रनाप के माध्यम से बह जाता है, नदी नालों के। यानी कि किसी जमाने में समुद्र मंथन करके समुद्र में एकत्रित जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको निकाल के शिवजी ने पिया था। और समुद्र मंथन की कहानी पढ़ने वाला व्यक्ति आज बाहर आए, वो कह रहा जा बेटा समुद्र में डिपॉजिट हो जाएगा, मुझे खेत में तेरी जरूरत ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आपके लिए नहीं है, देश के हर किसान के लिए है। नमस्कार।